गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून किरण जी। किरण जी, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए मुझे। सर, मेरा नाम किरण शर्मा है। मैं जयपुर से ही बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा 10वीं और 12वीं सरकारी महारानी महाविद्यालय बनीपाक से कंप्लीट की है। 2004 में मैंने अपना बीए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नॉन कॉलेज किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। 2006 में मैंने मेरा एमबीए पॉलिटिकल साइंस से नॉन कॉलेज स्टूडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है। 2010 में सर मैंने मेरा एमबीए कंप्लीट किया है मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन से। और वर्तमान में मैं 2004 से लेके अभी तक प्रशासनिक एग्जीक्यूटिव के पद पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो बड़ा लंबा अनुभव है आपको तो काम करने का। क्यों वहां से छोड़ना चाहते हैं आप? सर, मैं छोड़ना नहीं चाह रही हूँ। मैं अपनी जॉब से काफी सेटिस्फाइड हूँ और मेरा जो वहां पर कार्य क्षेत्र भी है वो भी प्रशासनिक ही है। मैं प्रशासनिक गतिविधियों में वहां पर कार्य कर रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने करियर में एक नए स्टेप की ओर आगे बढ़ूँ सर। अच्छा अच्छा, तो बहुत डाइवर्सिटी रही है आपके करियर में। पहले आपने एमए किया, फिर एमबीए किया, ये ऐसा इतना चेंज क्यों? सर, मैंने पहले अपना 12th जो था वो साइंस मैथ से, साइंस बायो से किया था। उसके बाद मैंने अपना पीएमटी दिया था, लेकिन पीएमटी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से मैं उस क्षेत्र में आगे नहीं जा पाई। फिर उसके बाद मैंने अपना बीए किया नॉन कॉलेज स्टूडेंट, और तभी से मैं अपनी जॉब में भी जुड़ी हुई थी और उसी के साथ मैंने एमए किया। लेकिन जब मैंने जॉब किया उसी दौरान मुझे लगा कि मुझे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और भी उच्च स्तर पर पढ़ाई की आवश्यकता है। तो फिर मैंने सर एमबीए किया वहां पर। ओके, चलिए ठीक है। जो आपने मार्केटिंग से एमबीए किया है, जी सर। लेकिन फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम कर रही हैं। सर, मेरा दोनों ही तरीके का काम है वहां पर। जैसे मैं जहां पर कार्यरत हूँ या पहले जहां जिस संस्थान में मैं कार्यरत थी, बेसिकली सर वो एक एजुकेशन संस्थान था। कंप्यूटर कुछ कोर्सेज हम लोग करवाते थे, तो वहां पर मैं मतलब इंडोर मार्केटिंग भी देखती थी सर। हम्म। चलिए, आपको अगर हम आरएएस अधिकारी बना दें, जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी मार्केटिंग करनी है आपको जनता के बीच में, कैसे करेंगे? सर, किसी भी सर्विस की मार्केटिंग के लिए या प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए सबसे पहले हमें उसका एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, टारगेट कस्टमर कौन है, वहां पर हम इनरिच कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात करती हूँ, तो वहां पर सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो हम कहाँ तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और वो जो जहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे हमारी इंफॉर्मेशन वहां तक जाए। लाइक अगर वो न्यूज़पेपर है तो उसके लिए हम एड कैंपेनिंग कर सकते हैं। अगर वो गांव में है तो ई चौपाल वगैरह कुछ कैंप या शिविर वगैरह भी उनकी अवेयरनेस के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकल लेवल पे हम बैनर वगैरह भी लगा सकते हैं, या कुछ ऐसे नुक्कड़ नाटक या कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज भी हम कर सकते हैं, जिससे हमारी इनरिच उन लोगों तक बढ़े जो हमारे टारगेट कस्टमर हैं। ओके, तो ये मुझे बताएं कि जो अभी किसान कानूनों को लेके इतना विरोध हो रहा है, जी सर। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गंगा जल की तरह पवित्र है वो कानून, और किसान इतना विरोध कर रहे हैं, तो कहाँ मार्केटिंग में कमी रहेगी? सर, इसमें जो प्रॉब्लम है इस पूरा सिनेरियो में जो मैंने पढ़ा और समझा है, उसके अकॉर्डिंग सर प्रॉब्लम आ रही है एक समझाइश की, कि जो कानून गवर्नमेंट लाई है, वो गवर्नमेंट जो कानून लाई है और जो किसान उसको समझ रहे हैं, उस समझ में थोड़ा सा एक कहीं महीन सा अंतर आ रहा है, जिसके कारण ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कि एक जो पहला कानून है कृषि उपज एवं व्यापार वाला संबंधित, जो एएमसी कॉन्टेक्ट से संबंधित है, उसमें देखा जा रहा है तो किसान उसको समझ रहे हैं कि मंडियां बंद हो जाएगी या एमएसपी बंद हो जाएगा, इस तरीके की चीजें हो रही है, उनको ऐसा समझ रहा है। जबकि एक्चुअली जो कानून है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि मंडियां बंद हो जाएगी या इस तरीके की चीजें होगी। सेकंड जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड, उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझ आने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है सर। तो यहाँ जो मुद्दा है वो समझ का है, कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, किसान उसको कैसे समझ पा रहे हैं,
वो जाके थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट है, इस पे एक खुले स्तर की वार्ता होनी चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है और जो प्रॉब्लम के बिंदु हैं उनको हम सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, ये कानून को लेके भी कुछ यही स्थिति देखी गई थी कि सरकार ने कहा कि बहुत अच्छा है, और जबकि इतनी आलोचना, इतने विरोध हुए उसके, तो वहां भी इसी तरह की कमियां फील हुई क्या आपको? सर किस कानून की बात कर रहे हैं, एक बार रिपीट करेंगे? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सर कौन सा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ओके, नागरिक सीएए की जो बात है, हाँ सर उसमें ऐसा नहीं आया है। उसमें सिर्फ जो विरोध का बिंदु मुझे नजर आता है वो विरोध का बिंदु है कि सर उसमें पर्टिकुलर कुछ देशों की बात की गई है, पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटीज की बात की गई है, इसको लेके लोगों में थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला उस पर्टिकुलर कमिटी के द्वारा। जो पर्टिकुलर जैसे मुस्लिमों के लिए कहा गया, कुछ ही स्टेट्स को, 3 स्टेट्स को इसमें जोड़ा गया, तो उनको देख के थोड़ा सा लोगों में विरोध दिखाई। उसमें भी तो सरकार का यही कहना था कि देश के जो नागरिक हैं मुस्लिम हैं, उन्हें कोई समस्या, उन्हें कोई खतरा नहीं है, फिर भी उन्होंने विरोध किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी समस्या वही है जो आप कह रही कि समझाइश नहीं हो पा रही या सरकार बता नहीं पा रही सही तरीके से अपनी चीजों को। सर जो भी कानून लाया जाता है एक संवैधानिक प्रोसेस के तहत, उसमें काफी विचार विमर्श की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे कि अभी ये जो कृषि कानून है उसमें हमने देखा है कि कानून बहुत जल्दबाजी में लाए गए, उसमें किसी तरीके की कोई वार्ता नहीं की गई। इवन कुछ स्टेट या अगर ये राज्यों का संदर्भ में भी था तो राज्यों से एक बार विचार विमर्श किया जाना चाहिए था कि कोई भी कानून जल्दीबाजी और हड़बड़ाहट में न लाया जाए जिससे कि उसके इस तरीके के परिणाम हमें देखने को मिले। नहीं तो जल्दीबाजी में कहा है, अध्यादेश पहले से थे। पंजाब के ही जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या शिरोमणि अकाली दल हो, उन्होंने उन अध्यादेशों को सपोर्ट किया था। आप विरोध कर रहे हैं, वो तो जल्दीबाजी में कहाँ है, बहुत पहले से अध्यादेश के माध्यम से चली रही थी। सर आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये जो कानून है उसमें पहले अकाली दल और इन सब पार्टी से बात की गई थी, लेकिन जो जनता के स्तर पर या तो जो पार्टीज हैं उन्होंने जनता का जो भरोसा है या उनका जो मतलब उस पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो नहीं डेवलप हो पाई और उससे पहले ही कानून आ गया। हम्म। अब आपको क्या लगता है, अगर आपको ये जिम्मा सौंपा जाए किसानों की समस्या के समाधान का, तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? सर मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझे ऐसा कोई दायित्व सौंपा जाता है तो सबसे पहले जो किसान जहां पर बॉर्डर पर इकट्ठा है हम पहले उनसे एक बार बातचीत के लिए एक खुले मंच का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें भी लेके थोड़ा सा विवाद हो रहा है कि लाइक जो पार्टी है जो वो सरकार कह रही है कि इस जगह हम बातचीत करेंगे, किसान कह रहे हैं हम इस जगह बातचीत करेंगे, जबकि वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही है, तो वो जो प्रॉब्लम्स है उसको हम एक बार बात करें कि क्या प्रॉब्लम्स है उनके स्तर पर। अगर उस पॉइंट जैसे गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम एएमसी लाइक मंडियां बंद नहीं कर रहे हैं, सेम किसान भी बोल रहे हैं भाई आप मंडियां की बातचीत करें, तो जब गवर्नमेंट ये चीज बोल रही है कि हम बंद नहीं कर रहे हैं तो अगर उस एग्रीमेंट में इस तरीके का कुछ प्रोविजन किया जाए जिससे कि ये इनका जो डर है इस किसानों का वो खत्म हो जाता है तो हम उसको कर सकते हैं सर आगे कैरी चलिए, फॉरवर्ड। आपने मेंस में एक टॉपिक पढ़ा था, परिवर्तन का प्रबंधन, यस सर, मैनेजमेंट फॉर चेंज। मैनेजमेंट फॉर चेंज, यस सर। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि परिवर्तनों का विरोध तो होता है, थोड़ा इस बारे में बताइए, क्या है ये परिवर्तन का प्रबंधन? सर परिवर्तन का जो प्रबंधन है कि हम किसी भी चीज में देखें तो परिवर्तन अवश्य भावी होता है। एज पर सिचुएशन, एज पर कंडीशन परिवर्तन होते रहते हैं। अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो उससे पहले उस परिवर्तन के बारे में हमें पूरी स्टडी करनी चाहिए कि क्या परिवर्तन है, उस परिवर्तन से क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और उन प्रभावों को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। उस पे हमें उसकी अनफ्रीजिंग करनी चाहिए। जब वो अनफ्रीजिंग हो जाती है उस प्रॉब्लम की तो उसके बाद फिर हमें धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना चाहिए उन चेंजेस को जिससे कि उसके रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिल सके। तो जैसे कि आपको एक लगता है कि इस कानूनों में सरकार नहीं कर पाई ये काम सही तरीके से? सर ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि सरकार नहीं कर पा रही है। यहाँ पर हम ये एक चीज बोल सकते हैं कि कुछ स्तर पर कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन को लेके चीजों में लेके प्रॉब्लम आ रही है, तभी हमें परिवर्तन के इस तरीके के परिणाम दिखाई दे रहे हैं सर। ओके। शहला रशीद की आज न्यूज़पेपर में चर्चा है, कौन है ये, क्या मैटर है?
शहला रशीद। शहला रशीद सर पढ़ा है मैंने आज। इसने अपने फादर के इसके फादर ने इस पर एक आरोप लगाया है कि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाई जा रही है, और इसके अगेंस्ट जो बच्ची है वो भी ये बोल रही है कि ये मेरे जो मम्मी है उनके अगेंस्ट थोड़ा क्राइम या डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं होंगी या ये केवल राजनीतिक मुद्दा है? सर जब तक हम इस पहलू को पूरा बारीकी से नहीं समझते हैं तो इस पे ये कहना कि ये राजनीतिक मुद्दा है या वास्तविक घटना है थोड़ा सा जल्दबाजी वाला निर्णय होगा। हो सकता है कि इस तरीके के राजनीतिक मुद्दों को उठाकर किसी और राजनीतिक हित की आपूर्ति करने की कोशिश की जा रही हो, और ये भी हो सकता है सर कि ये वास्तव में ही एक सही मुद्दा हो। तो ये तो जांच के बाद ही सर हम उसे बेहतर तरीके से पहुंच सकते चलिए ठीक है, लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। सीए की बात हो रही थी। हैं। जी सर। हमारे संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में है? सर हमारे संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 में है। चलिए बहुत अच्छी बात है। 3 देशों का आपने नाम लिया सीए में जिनको नागरिकता देने की बात थी, कौन से जी 3 सर। देश? सर एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और एक अफगानिस्तान। 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता दी जानी है आपने बताया, कौन से 6 जी। धर्म? सर 6 धर्मों में एक मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, और सर बाकी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, सॉरी सर। मुस्लिम है? आई थिंक सर है सब मुस्लिम। अगर इन देशों के मुस्लिमों को हम नागरिकता देंगे तो फिर विरोध, अभी आपने कहा कि वो विरोध इसीलिए था कि कुछ पर्टिकुलर धर्म के लोगों को हम नहीं दे रहे थे नागरिकता। हाँ सर, ये इसका जो विरोध किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जैसे अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में अगर भारतीयों की बात मतलब हिंदुओं की बात होती है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिमों के साथ कोई शोषण नहीं हो रहा है सर। उनको किसी भी तरीके की कोई मतलब अत्याचार या कोई अन्याय जैसी चीजें नहीं देखने को नहीं मिल तो रही है सर। हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा ना पाकिस्तान में, मुस्लिमों के साथ तो नहीं हो रहा। मुस्लिमों को तो हम नहीं दे रहे हैं नागरिकता सीए में, यही तो विरोध का मुद्दा था। हाँ जी सर। और आप कह रहे हैं कि मुस्लिम भी शामिल है जिनको हम नागरिकता देंगे। सर मुझे आज मुझे जहां तक रिकॉल हो रहा है शायद मुस्लिम में भी हो सकता है सर शामिल ना हो, हिंदू हो, पारसी है, जैन है, ये कुछ ठीक है राजेश। कम्युनिटी। जी किरण गुड शर्मा जी आफ्टरनून बोल रहे सर। हैं। गुड जी आफ्टरनून। सर। जी सर। ये बताइए, आज एक महिला विधायक की डेथ हो गई कोरोना से। जी सर। क्या नाम था उनका? सर किरण माहेश्वरी जी हैं, और राजसमंद की विधायक रह चुकी हैं और नेता पद पे भी रह चुकी हैं भाजपा से। उनकी सर आज कोरोना से मृत्यु हो गई सर। अच्छा, और किसी पद पर रही हैं क्या वो राजस्थान सरकार में? हाँ आई थिंक सर, मैं गेस करूं सर, मुझे जी कंफर्म नहीं हूँ शायद। ये भाजपा गवर्नमेंट में सर शिक्षा मंत्री के पद पे रह चुकी हैं शायद। श्योर नहीं है आप, है ना? हाँ सर, श्योर नहीं हूँ सर। चलिए ये बताइए, अभी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है अक्षता मूर्ति, ये भी सर क्या चर्चा नाम? में है। अक्षता मूर्ति। अक्षता मूर्ति। जी, यस सर। क्यों चर्चा में है ये? सॉरी सर, मैंने नहीं पढ़ा है सर। अच्छा, नारायण मूर्ति कौन है? हाँ सर, सर नारायण मूर्ति की अ, नारायण मूर्ति जो है वो एक आईटी फर्म है, उसके हेड हैं सर। मैं नाम थोड़ा स्किप कर रही हूँ, आई थिंक विप्रो। विप्रो के तो अजीज प्रेम जी। सॉरी सर, थोड़ा रिकॉल कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, इनसे कोई संबंध है इन्फोसिस। क्या? इन्फोसिस। अच्छा, इनसे कोई इन्फोसिस के संबंध है क्या? हाँ सर शायद। सर एक चलिए। न्यूज थी, मुझे कंफ्यूजन थोड़ा सा है कि वो किसी आईटी की कंपनी की हेड की पोती का कुछ आया था कल परसों चलिए पेपर में। वापस पढ़ना उस न्यूज को। जी सर। ये बताइए, रोशनी एक्ट क्या है? सॉरी सर, मैंने अच्छा,
चलिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा आपके ग्रेजुएशन में, जी सर। और एमबीए भी किया है आपने। जी सर। तो एमबीए की हिस्ट्री बता पाएंगे आप भारत में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्ट्री इंडिया में? जी। सर सॉरी, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। प्रशासन और प्रबंधन का तो मैंने पढ़ा है, बट पर्टिकुलर एमबीए के लिए नहीं पढ़ा है सर। प्रशासन का सर पढ़ा है। चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए, जो वंदे मातरम है, जी सर। इसका अर्थ क्या होता है वंदे मातरम शब्द का? वंदे मातरम सर, सर सॉरी। अच्छा, कौन सी भाषा का शब्द है ये बताइए पहले। सर वंदे मातरम सर ये बंगाली भाषा का शब्द है। अच्छा, हमारा राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान है ये? सर ये राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है सर। अच्छा, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में जानती हैं आप? जी सर। किसने लिखा सर था? तुलसीदास ने लिखा था सर। अच्छा, तो कालिदास जी ने क्या लिखा था फिर? सॉरी सर, कालिदास जी ने लिखा था अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमो उर्वशी। अच्छा, ये बताइए, कोई महिला थी जिसने कांग्रेस के एक अधिवेशन को संबोधित किया था, नाम बता सकती हैं उनका? कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था? अच्छा। सर गैस कर सकता है? जी। सर सुचिता कृपलानी। नहीं। सॉरी सर। अच्छा, शिवाजी की माता का नाम बता दीजिए आप। शिवाजी की माता का नाम ताराबाई। ताराबाई? मे भी ताराबाई सर। गलत है। चलिए, ये बताइए, सरोजिनी नायडू कौन थी? सर सरोजनी नायडू एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था सर। अच्छा, राजनीति में थी क्या स्वतंत्रता के बाद? जी सर। किस पद पर थी? सॉरी सर। अच्छा, इन्होंने एक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है सर, सॉरी। अच्छा, ऐसी कौन सी महिला है इतिहास में जिसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी है? सर ऐसा मैंने सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, ऐसा किसी विशेष मतलब का मुझे नहीं है। आप खुद ही बता दीजिए, आप किन किन महिलाओं को जानती है इतिहास की? सर जैसे मैंने किशोरी देवी कटराथल जो हुआ था उसके बारे में पढ़ा है। जैसे मैंने रतन शास्त्री को पढ़ा है, हीरालाल शास्त्री की वाइफ को है। सावित्री फुले जो है, ज्योतिबा फुले की वाइफ जिन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी, उनको मैंने पढ़ा है सर। अच्छा, सिर्फ राजस्थान से जुड़ी हुई हैं जो महिलाएं, उन्हीं की जानकारी है आपको? नहीं सर, जैसे ऐसे लाइक झांसी की रानी को मैंने पढ़ा है, और बेगम हजरत महल को क्रांति के संदर्भ में मैंने पढ़ा है। और चलिए, ये बताइए, जो झांसी की रानी है उनका मूल नाम क्या था बचपन का? सर मनु नाम था उनका। मनु तो प्यार से कहते हैं बच्चों को, वैसे नाम था, मूल नाम पूछो। सर मनु ही पढ़ा है मुझे। चलिए, कोई बात नहीं। मणिकर्णिका नाम सुना आपने? जी सर, मणिकर्णिका। अच्छा, तो लक्ष्मीबाई क्यों कहते हैं फिर उनको? सर इतना डिटेल से मुझे नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है। मणिकर्णिका मैंने सुना है, कोई मूवी आई थी। एक मूवी आई थी। जी सर।
मणिकर्णिका मूवी आई थी, देखी आपने? जी सर। सर मूवी नहीं देखी थी, उसमें कंगना रनावत ने मेन लीडिंग रोल किया है, सुना अच्छा, था मूवी सर। नहीं देखी। जी सर। चलिए चलिए, अंतिम प्रश्न मेरा। जी सर। भारत में सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने के लिए पहली बार मांग किसने उठाई? हाँ सर, जो सर 1892 के समथिंग में जो 1892 में जो एक्ट आया था, उसके बाद ही सर, जब लंदन में होती थी सर ये परीक्षाएं, उसके बाद सर ये मांग की गई कि इसको भारत में किया जाना चाहिए, बट हाँ, वो किसने किया मांग है? किसने की वो नहीं बता पाएंगे आप? नहीं सर, सॉरी सर। ठीक है, थैंक यू। सर जी थैंक यू ललित सर। जी। जी सर। जी किरण जी, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। किस डिपार्टमेंट में हो आप किरण जी? सर मैं एक एमबीए कॉलेज है, मैं वहाँ पर एज ए प्रशासनिक एग्जीक्यूटिव काम करती हूँ सर। ओके, मैनेजमेंट में हो। हाँ जी सर। क्या होता है प्रबंधन, क्या होता है? सर प्रबंधन जो भी गतिविधियां होती है, किसी भी संस्था की जो गतिविधियां होता है जिसको सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, उन सबको प्रबंधन में काउंट किया जाता है सर। क्या क्या गतिविधियां होती है सर? सर जैसे इसमें पोस्ट ग्रो की गतिविधि को हम बोल सकते हैं, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, उसकी बजटिंग पार्ट है, उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये सारी गतिविधियां सर प्रबंधन का ही पार्ट है। शासन और प्रबंधन में क्या अंतर है? सर प्रशासन और प्रबंधन में प्रशासन का ही एक भाग है प्रबंधन, अगर ब्रॉड कॉन्सेप्ट में बात करते हैं तो। और प्रशासन जो होता है सर वो एक जो सार्वजनिक इकाइयां होती है उनके लिए जनरली काम में लिया जाता है। प्रबंधन निजी क्षेत्र के लिए काम में लिया जाता वाला शब्द है। प्रशासन में इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी का मतलब निर्माण भी होता है, जबकि प्रबंधन में इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा फोकस दिया जाता है। प्रशासन जो है टॉप लेवल और मिडिल लेवल पे काम करता है, जबकि जो प्रबंधन है वो मिडिल और बॉटम लेवल पे काम करता है, और उसका मेन जो होता है वो एग्जीक्यूशन पार्ट होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है। इम्प्लीमेंटेशन? जी सर, जो भी योजनाएं होती है स्कीम उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में क्या अंतर है? सर एग्जीक्यूशन जो होता है वो होता है कि जो भी चीजें हैं उस जो फॉर्मेट में है उसी के अकॉर्डिंग उसको करवाना किसी से भी। और इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट में होता है कि उसको विथ रिजल्ट इफेक्ट उसको काम करवाना सर। ओके। हाल ही में एक मानव पूंजी सूचकांक आया है, यस सर। बताइए, पढ़ा है आपने? सर पढ़ा था थोड़ा टाइम पहले न्यूज़पेपर में, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। उसमें फर्स्ट कौन है? सर अच्छा, इंडिया किस आई नंबर पे है? सर सॉरी, मुझे इसकी मतलब रैंकिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है सर। ओके ओके। अभी जयपुर में एक प्रथम भूमिगत मेट्रो ट्रेन चली है, यस सर। फेज 1B। जी सर। ये क्या है? सर फेज 1B जो है वो सर चांदपुर से लेके बड़ी चौपड़ तक भूमिगत मेट्रो का निर्माण किया गया है सर। कितना किलोमीटर है? सर ये 4 किलोमीटर में है सर। 4 किलोमीटर ट्रेन अंडरग्राउंड रहेगी? हाँ सर, ये पूरी अंडरग्राउंड ही है सर, चांदपुर से लेके बड़ी चौपड़ तक पूरी अंडरग्राउंड है सर। कंफर्म हो? हाँ सर, मैंने ट्रेवल भी किया है सर, चांदपुर से लेके बड़ी चौपड़ तक। आंकड़ों में तो 2.12 किलोमीटर है। अच्छा, किलोमीटर में थोड़ा हो सकता है वेरिएंस हो सर, बट है पूरा लाइक अंडरग्राउंड ही है ये, चांदपुर से लेके बड़ी चौपड़। ओके। और फेज 1 है क्या? सर 1A में जो था वो मानसरोवर से लेके चांदपुर तक चलाया गया था। ये लगभग 9.02 किलोमीटर में चली है। और फेज 2?
सर फेज 2 जो है वो अभी अंबाबाड़ी से लेके सीतापुरा तक प्रपोज्ड है। ओके। अच्छा, अभी वर्तमान में पर्यटन विभाग का नियंत्रण किसके पास सॉरी सर, एक बार रिपीट करेंगे, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया आवाज। है? वर्तमान में पर्यटन विभाग का नियंत्रण किसके पास है? पर्यटन विभाग का नियंत्रण पर्यटन मतलब सर मंत्री के संदर्भ में या डिपार्टमेंट किसके संदर्भ मंत्री। में? पर्यटन मंत्री कौन है? हाँ जी, सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर। विश्वेंद्र सिंह का नाम सुना है आपने? विश्वेंद्र सिंह सर, नॉट एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं आ रहा सर। ओके ओके। अभी हाल ही में पर्यटन नीति 2020 जारी हुई है, जी सर। इसके प्रमुख पर्यटन, बिंदु बता सकते हैं? बिल्कुल सर। अभी बताएं। पर्यटन नीति 2020 एप्लीकेबल की गई है। उसमें हमें ये देखा गया, इसमें एक मेन फोकस किया गया है कि हम थीम सर्किट बेस्ड टूरिज्म को डेवलप करें। दूसरा, हम शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण पर्यटन को भी अप्रोच करें। सेकंड चीज, हम जो ग्रामीण जो भी हम डेवलपमेंट चाहते हैं पर्यटन क्षेत्र में, उसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी तैयार करें। और साथ ही हम जो गाइड्स वगैरह हैं उनको ट्रेन करने के लिए आईएलडी यूनिवर्सिटी के तहत एक मास्टर एकेडमी का भी शुरुआत करनी चाहिए हमें। साथ ही हमें जो हमारे ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं जिनको हमने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, उन पे भी हमें फोकस करना चाहिए। हमें इको टूरिज्म को बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए, जिससे कि राजस्थान में टूरिज्म को डेवलप किया जा सके। इको टूरिज्म क्या होता है? सर, इको टूरिज्म होता है जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के जो एरियाज होते हैं, जैसे कि सेंचुरीज वगैरह है या कुछ ऐसी एरियाज हैं जहां पर इकोलॉजिकल स्पेशलिटी होती है। जैसे कहीं का कुछ कोई स्पेशल पक्षी वगैरह का है तो वहां पर वो हम डेवलप कर सकते हैं सर। ओके। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि ओम थानवी कौन है? सर, ओम थानवी आईएलडी यूनिवर्सिटी जो है जामरोली में, सर उसके कुलपति बनाया गया है हमको। क्या है ये यूनिवर्सिटी, फुल नेम क्या है? सर, आईएलडी यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली सर, ये स्किल डेवलप, फुल नाम तो मुझे नहीं रिकॉल हो रहा है अभी, बट सर ये स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य ये है कि हम स्किल डेवलपमेंट के लिए जो काम करें, और राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने इस तरीके की स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी अपने यहाँ बनाई है। ओके। जाकिया इनाम का नाम सुना है? हाँ सर, सॉरी। जाकिया इनाम। जाकिया इनाम, सॉरी सर। ओके। अच्छा, एक बुक है, उसका नाम है नई सोच नए आयाम। नई सोच नया आयाम, यस सर। ये किसके बारे में? सॉरी सर, मैंने नहीं पढ़ा इस बारे अच्छा, राज्यपाल कौन है अभी राजस्थान के? में। सर कलराज मिश्र, माननीय कलराज मिश्र जी। उनको किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल बनाया गया? सॉरी सर। ओके, सर मैं गैस कर सकती हूँ। बताइए। सर शायद 89 आर्टिकल मे बी। रॉन्ग। कि एक कारोबार सुगमता सूचकांक 2019 अभी जारी हुआ है, सर क्या है? सर, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वही। मे बी। हाँ हाँ जी। सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है कि जो भी हमारा जो व्यापार है या जो बिजनेस है, उसके लिए जो जो फैक्टर, जो जो रिक्वायरमेंट्स हमें होती है, उसकी उपलब्धता या सुगमता कितनी है, उसके आधार पर ये इंडेक्स जारी करते हैं। और ये क्या इंडेक्स होते हैं बेसिस, क्या बेसिस होते हैं? सर, इसके बेसिस होते हैं, एक तो पॉलिसी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह क्या है। दूसरा, जो लैंड जो लैंड लॉज होते हैं वो कितने सुगम है, और उनको क्रेडिट वगैरह देने की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है। जो क्लियरेंस चाहिए होती है एक व्यापार को स्टार्ट करने के लिए, वो ठीक क्लियरेंस है। कैसे मिलती अच्छा, है ये सर। बताएं कि राजस्थान का कौन सा स्थान है? सर इसमें शायद राजस्थान के, सर राजस्थान के संदर्भ में एक दूसरी रिपोर्ट आई थिंक आई थी, उसमें है इसका, तो उसका 8वां, इसी में है, 8वां है, राइट बता रहे 8वां स्थान है सर मे बी। हैं। हाँ। और फर्स्ट, प्रथम स्थान? सर राजस्थान के संदर्भ में
नहीं, ओवरऑल। सॉरी, ओवरऑल के संदर्भ में सर मे बी आंध्र प्रदेश का फर्स्ट। राइट। अच्छा, अंतिम प्रश्न मेरा, जी सर। कि कितने प्लेसेस को विश्व विरासत सूची में लिया गया है? सर जयपुर के 2000 सबसे पहले तो जंतर मंतर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद के सर रिसेंटली या ओवरऑल सारे? हाँ, जयपुर के जो भी। हाँ, जयपुर का सर एक तो जंतर मंतर है जिनको शामिल हाँ। किया गया है, और फिर 2013 में जो किले में शामिल किया गया था उसमें आमेर फोर्ट को भी इसमें शामिल किया गया है सर। और अभी एक जो हमारा परकोटा वॉल सिटी है उसको भी राइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। राइट। जी अतुल सर। थैंक यू सर। जी किरण जी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत अच्छा है, जी सर, थैंक यू सर। नॉलेज भी है, लेकिन थोड़ा सा और इस नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है। जी सर। कहीं कहीं फैक्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं तो सॉरी बोलें। जी सर। अपनी बात पे अड़े नहीं, जैसे आपने के मुंह से मुस्लिम निकला, जबकि वो तो वही स्पष्ट है कि मुस्लिम नहीं है सीए में, इसीलिए विरोध है। जी सर। तो स्वीकार कर लें उसे। बिल्कुल सर। तो सॉरी बोलने की आदत डालें, जो कि मुझे फील हुआ है आपके इस मौके के दौरान कि सॉरी नहीं बोल रहे हैं आप। जी सर। तो थोड़ा सा हर आदमी हर कुछ नहीं जान सकता, तो हो सकता है कि कुछ चीजें ना हो पता। सर मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। सॉरी सर। फैक्चुअली मिस्टेक्स तो हो ही सकती हैं फैक्चुअल। जी। जी सर। उसको सॉरी बोले। बाकी ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी तो अच्छी है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है आपका, बड़ा जवाब अच्छे दे रहे हैं, जो भी जवाब आप दे रहे हैं क्लियर बोल रहे हैं। नॉलेज का तो कोई लिमिट है नहीं, थोड़ा नॉलेज और बढ़ाएं जब भी आपका इंटरव्यू है, अभी जितना समय है आपके पास। सर मेरा 11 दिसंबर को है सर। अभी जो भी, अब तो 9-10 दिन का समय है। न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ें इस बीच का, जी सर। ट्रेंड नेशनल इंटरनेशनल इशूज है उन पे फोकस करें, जी सर। और बाकी तो ठीक है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी राजेश सर। जी किरण जी, जी सर। इतिहास की जानकारी आपको बहुत कम है। सर मैंने इतिहास काफी पढ़ा, लेकिन जो चीजें आपने पूछी वो मैंने अभी नोट्स में आज, मतलब मैंने कल से इतिहास ही पूरा रिवाइज किया है, बट ये सारा इंफॉर्मेशन मुझे मतलब कहीं पढ़ा नहीं तो रिकॉल भी नहीं हुआ था। देखिए, इसका एक ही तरीका है, आप महिला हैं तो महिलाओं से जुड़े हुए जो व्यक्तित्व रहे हैं इतिहास में, उनके बारे में एक बार जानकारी कर लें, जो भी प्रमुख महिलाएं रही है, जी ठीक है। सर। या वंदे मातरम का अर्थ आपको एक भारतीय होने के नाते हमें पता होना चाहिए, आप महिला हैं नहीं है, इतिहास पढ़ा है नहीं पढ़ा है, यस सर। कॉमन जानकारियां हैं ये होनी क्या चाहिए। क्या मीनिंग होता है सर वंदे मातरम का? वंदे मैं जानना मतलब मेरी, चाहूँ। वंदे मतलब मेरी, और मातरम मतलब माता, मेरी माता। ओके। भारत माता, पृथ्वी माता, कुछ भी ले सकते हैं आप इसका अर्थ, भारत ओके माता सर। से निकलता है वैसे इसका अर्थ। जी। और देखिए, करंट अफेयर्स में से जो महिलाएं चर्चित हैं अभी, जैसे अक्षता मूर्ति, उनकी संपत्ति ब्रिटेन की महारानी से ज्यादा है। सर वो मुझे रिकॉल हो रहा था, मैंने आपको बोला कि पढ़ा था शायद कि वो उनकी डॉटर थी और उनकी संपत्ति, बट मुझे एक तो न्यूज़पेपर सर इतना मतलब पढ़ते हैं तो कुछ चीजें याद नहीं रह पाती, बट ये कोई मुझे आ कोई गया बात था। नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ एक बार आप जो भी पढ़े उसको इस पर्पज से पढ़ें कि हमें किसी और को बताना भी है वो। ओके सर। ओके, ठीक है सर। एक रोशनी एक्ट अभी चर्चा में है बहुत, ठीक है। ओके सर। ये इसलिए पूछा जाता है कि इसका लॉजिक ये ले लेते हैं कई बार कि महिलाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। रोशनी एक्ट तो ये महिलाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक सर, ये जी, वही है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, और जम्मू कश्मीर में ये जो था। वो नहीं है, ये भूमि घोटाला है वहां पर, ओके। उसके बारे में। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। तो ये कुछ कमियां रही हैं, बाकी सर ने बता ही दिया है। जी सर। तो शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जी किरण जी, जी सर। नॉलेज पार्ट में राजस्थान जी के आपको काफी अच्छे आंसर दिए हैं, और आप और इसको अच्छा करें, और जो सामयिक मुद्दे हैं उनके अनुच्छेद तो आपको पता होने ही चाहिए। जी सर। पॉलिटी में सामयिक मुद्दों के अनुच्छेद, कश्मीर हुआ या राज्यपाल या और भी जो उनके मुद्दों के अनुच्छेद आपको
पता होने चाहिए। जी सर। और राजस्थान का जो जयपुर में नॉलेज है वो आपका ठीक है, पर फिर भी ओवरऑल राजस्थान आपको पढ़ने की। जी सर, बिल्कुल सर। व्यक्तित्व पार्ट में आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, और स्पीड भी थोड़ी तेज लगती है कहीं कहीं। वो सर उसका वो थोड़ा सा नेचर में सर है। कहीं कहीं आप आंसर देने में जल्दबाजी करती हैं, ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से उत्तर देना चाह रही है, तो जी थोड़ा सर। सा उसको टाइम दें, थोड़ा कम करें। स्पीड कम करेंगी तो जो हल्की सी जो एक रिजिडिटी नजर आती है आपके बिहेवियर में, हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं है, वो विनम्रता में बदल जाएगी अपने आप ही। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगी सर इस पार्ट पे करिए। improve करने की। हाँ, जी सर, और बिल्कुल एक सर। उत्तर बड़ा देती है, थोड़ा उत्तर को पॉइंट आउट करें, और छोटे उत्तर दें। ठीक है सर। जितनी नीड हो उतने, मतलब उतने कम शब्दों में अच्छा उत्तर जाएगा तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है सर। है ना। बाकी ओवरऑल बढ़िया है आपका। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। जी, ऑल द थैंक बेस्ट। यू सर। ओके, थैंक यू सर। जी अतुल सर, नेक्स्ट